गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी फिनेंशियल अकाउंटेंसी दैट इज क्लास 11 के लिए एक चैप्टर डिप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डिफिनीशंस, फीचर्स, कॉजेज, पर्पस या नीड, ठीक है, फैक्टर्स एटसेट्रा दैट इज अबाउट द डिप्रिसिएशन डिस्कस करूंगा। ठीक है, ये देखिए आपके सामने चैप्टर रख दिए डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, द वर्ड डेप्रिसिएशन इज डेराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड डेप्रीटियम। तो डेप्रिसिएशन जो वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड डेप्रीटियम से डेराइव किया गया है। डी मतलब होता है डिक्लाइन। अप्रेटियम का मीन्स हुआ प्राइस, दैट इज डिक्लाइन इन प्राइस। तो बोला गया वर्ड जो डेप्रिसिएशन है लैटिन वर्ड डेप्रीटियम से डिराइव्ड हुआ है, जिसमें डी डिक्लाइन को रिप्रेजेंट करता है, अप्रेटियम प्राइस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। 10, द वर्ड डेप्रीटियम स्टैंड्स फॉर डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। तो आज के डेट में डेप्रीटियम का मतलब हो गया डिक्लाइन इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स का वैल्यू फॉल करना, डिक्रीज करना ही डेप्रिसिएशन माना जाता है। इट स्टैंड्स फॉर ए gradual and continuous decline in book value of fixed assets due to their use and allied reasons। इसका मतलब हो गया कंटिन्यूअस और ग्रेजुअली फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में फॉल करना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है। उसका कारण है क्योंकि हम लोग एसेट्स को यूज करते हैं एंड अदर रीजन आल्सो। ओके, अब आ जाइए मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन पे। ठीक है, देखिए यहाँ इन एवरी बिजनेस देयर आर सर्टेन एसेट्स ऑफ फिक्स्ड नेचर दैट आर नीडेड फॉर द कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन। बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटी को करने के लिए बहुत सारा एसेट्स का जरूरत पड़ता है। उसमें से कुछ एसेट्स फिक्स्ड इन नेचर होता है, जिसका कुछ एग्जाम्पल है से लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर व्हीकल, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट एटसेट्रा। तो अगर हम लोग मॉडर्न एज में कोई बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस को करने के लिए बहुत सारा एसेट्स का नीड होता है, एसेट्स जरूरी है। उसमें से कुछ एसेट फिक्स्ड इन नेचर होता है, जिसका एग्जाम्पल में है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मोटर व्हीकल एटसेट्रा। These assets have a definite span of life after the expiry of which assets will lose their usefulness for the business operation। ये जो भी assets का नाम लिया गया, सारे assets का एक definite useful life होता है, एक life of the assets होता है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट लाइफ वो assets यूज के लायक नहीं रहता है, वो बिजनेस में यूज नहीं किया जा सकता है। तो fall in the value and utility of such assets due to constant use and expiry of time is termed as depreciation। तो depreciation किसको बोला गया है? तो उसके वैल्यू में, उसके यूटिलिटी में फॉल हो जाता है। क्यों फॉल होता है? क्योंकि हम लोग उसको रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं और उसका लाइफ एक्सपायरी ऑफ टाइम हो जाता है, तो उसी को बोला गया डेप्रिसिएशन। यहाँ देखिए, इन अदर वर्ड्स the process of allocation of the cost of fixed asset over its useful life is known as depreciation। आप उसको depreciation को बोल सकते हो, एसेट्स का जो कॉस्ट लगा उस कॉस्ट को पूरे उसके लाइफ में एलोकेशन करने के प्रोसेस को ही depreciation बोलते हैं। यहाँ आपके सामने कुछ डेफिनेशंस रख दिए हैं, जैसे RN कार्टर बोल रहे हैं, depreciation is gradual and permanent decrease in the value of an assets from any cause। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन एसेट्स के वैल्यू में ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज होता है। इसके बाद विलियम पिकल के हिसाब से देखिए, डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज द
permanent and continuous diminution in the quality, quantity or the value of assets. तो विलियम पीकल के हिसाब से परमानेंट एंड कंटिन्यूअस डिमिनिशन होता है किसमें, क्वालिटी में, क्वांटिटी में या वैल्यू ऑफ एन एसेट्स में, उसको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। याद है कि स्पाइसर एंड पेगलर के हिसाब से डेप्रिसिएशन इज द मेजर ऑफ एग्जॉशन ऑफ द इफेक्टिव लाइफ ऑफ एन एसेट्स फ्रॉम एनी कॉज ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। तो उसका जो लाइफ ऑफ एसेट्स है, उस लाइफ में से जितना लाइफ एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको बोला गया है डेप्रिसिएशन। कारण हो कुछ भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू बटली बॉय, इट इज मैटर ऑफ कॉमन नॉलेज दैट ऑल फिक्स्ड एसेट्स सच एज प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर gradually diminish in value as they get older and become worn out by constant use in the business. बटली बॉय जी का कहना है कि कोई भी, ये कॉमन नॉलेज है कि कोई भी एसेट्स, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एटसेट्रा, कोई भी एसेट्स हो, आप ग्रेजुअली उसका वैल्यू डिक्रीज करता है क्योंकि वो पुराना होते जाता है और ओल्डर के बाद बोल रहे हैं और आउट होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि बिजनेस में कांस्टेंट यूज किया जाता है। सीमा इंस्टीट्यूट लंदन के हिसाब से देखिए, डेप्रिसिएशन इज परमानेंट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स ड्यू टू यूज एंड और लैप्स ऑफ टाइम। तो सीमा इंस्टीट्यूट लंदन के हिसाब से डेप्रिसिएशन करने का मतलब परमानेंट डिक्रीज है वैल्यू ऑफ एन एसेट्स में। क्यों डिक्रीज है? क्योंकि यूज करते हैं और उसका टाइम लैप्स करता है। और एक डिफिनीशन आपके लिए रखे हैं, डेप्रिसिएशन में भी डिफाइंड एज ग्रेजुअल डिटोरिएशन इन द वैल्यू ड्यू टू यूज। ये आरजी विलियम्स के हिसाब से है। तो ये हो गया डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट, मीनिंग एंड डिफिनीशन। ठीक है, ये देखिए स्पेशल फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का कुछ फीचर लिखते हैं। तो देखिए, डेप्रिसिएशन इज डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। डेप्रिसिएशन का एक फीचर है कि ये एसेट्स के वैल्यू को धीरे धीरे डिक्लाइन करता है, लेकिन लैंड को छोड़ के। ओके, दूसरा है सच फॉल इज ए परमानेंट इन नेचर। ये एक परमानेंट फॉल है। ठीक है, वंस द वैल्यू ऑफ एसेट रिड्यूस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड एट ओरिजिनल कॉस्ट। अगर कोई एसेट्स डेप्रिसिएशन के चलते रिड्यूस हो जाता है तो वो परमानेंटली रिड्यूस हो गया, फिर वो अपने ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं जा पाएगा। ओके, डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। डेप्रिसिएशन एक ग्रेजुअल और कंटिन्यूअस प्रोसेस है बिकॉज द वैल्यू ऑफ एसेट्स विल डिक्लाइन आइदर बाय देयर कांस्टेंट यूज, ऑब्सोलेंस ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम। क्योंकि एसेट्स का जो वैल्यू डिक्लाइन होता है वो कांस्टेंट यूज या ऑब्सोलेशन के कारण या एक्सपायरी ऑफ टाइम के कारण होता है। ठीक है, depreciation is not the process of valuation of assets but process of allocation of cost। depreciation को बोला गया है कि ये valuation of assets का प्रोसेस नहीं है, बट कि ये allocation of cost का है। जो हम लोग assets खरीदे थे उसका जो कॉस्ट लगा था उसके लाइफ में allocate कर देना ही depreciation कहलाता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है cost of an asset to its effective life। ओके, इट इज डिक्रीज ओनली द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स नॉट द मार्केट वैल्यू। ये एसेट्स का अपने बुक्स में, बैलेंस शीट में वैल्यू रिड्यूस कर देता है, मार्केट के वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। द टर्म डेप्रिसिएशन इज यूज्ड ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। जो भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट, कंप्यूटर, टाइपराइटर, मोटर व्हीकल एटसेट्रा, जो भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होगा उसके ऊपर ही आप डेप्रिसिएशन टर्म को यूज कर सकते हैं। वेस्टिंग एसेट्स, द टर्म इज नॉट यूज फॉर वेस्टिंग एसेट्स सच एज माइंस, ऑयल्स, वेल्स एटसेट्रा। आप कोई भी माइंस हो जहां मिनरल्स निकलता है, उस माइंस के ऊपर आप डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं यूज कर सकते, वहां के लिए वर्ड है डिप्लीशन। ओके, बोला गया इट इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेंसेस दो टाइप का होता है, एक कैश एक्सपेंसेस जिसके लिए हम लोग कैश पे करते हैं इमीडिएट और आफ्टरवर्ड, लेकिन डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, इसमें कैश से कोई लेना देना नहीं है, ये डज नॉट इन्वॉल्व कैश आउटफ्लो, यहाँ कोई कैश पेमेंट नहीं करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेप्रिसिएशन।
अब आते हैं कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉजेज में क्या कारण है डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन होने का कॉजेज। तो एक देखिए कांस्टेंट यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी एसेट्स आप खरीद लेते हो तो उस एसेट को कंटिन्यूअसली कांस्टेंट बेसिस पे यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ ड्यू टू द कांस्टेंट यूज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इन द बिजनेस ऑपरेशन वियर एंड टीयर, इसको वियर एंड टीयर यूज भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं तो बिजनेस में ऑपरेशन में उसको कंटिन्यूअसली कांस्टेंट बेसिस पर यूज करते हैं, वियर एंड टीयर, ठीक है। तो जिसके चलते उसके वैल्यू में फॉल हो जाता है, रिडक्शन होता है। तो एक कारण हुआ वियर एंड टीयर यूज या कांस्टेंट यूज, ठीक है। दूसरा एक्सपायरी ऑफ टाइम। कोई भी एसेट्स होता है उसका एक लाइफ होता है, जैसे जैसे लाइफ उसका एंड होते जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्सपायरी ऑफ टाइम। देखिए द वैल्यू ऑफ मेजोरिटी ऑफ एसेट्स डिक्रीज विद इन द पैसेज ऑफ टाइम इवन दे आर यूज्ड और नॉट यूज्ड। अगर आप कोई एसेट्स परचेज कर लेते हो, मान लीजिए उसका 5 साल लाइफ है, यूज करो या ना करो, जैसे जैसे उसका टाइम एंड होगा, बीतेगा, एक्सपायर करेगा, उसका वैल्यू फॉल करेगा और वही फॉल करना ही डेप्रिसिएशन कहलाता है, चाहे आप उसको यूज करो या ना करो। कारण क्या है, नेचुरल फोर्सेस, रेन्स, विंड्स, वेदर्स कंट्रीब्यूट द डिटोरिएशन ऑफ दियर वैल्यू। ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस उसके वैल्यू में, इफिशियंसी में फॉल आ जाएगा। ओके। बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। कुछ एसेट्स ऐसा होता है जिसके ऊपर लीगल राइट्स 10 ईयर्स 5 ईयर्स के लिए मिला रहता है, जैसे जैसे लाइफ पूरा हो जाएगा राइट्स कैंसिल हो जाएगा, दैट इज वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ देखिए देयर आर सर्टेन एसेट्स विच हैव ए डेफिनिट स्पैन ऑफ लाइफ सच एज लीज। मान लीजिए कोई लीज ऑब्टेंड किया गया 20 ईयर के लिए 5 लाख और वो 1/20 लॉस होगा, दैट इज 1/20 मतलब 25,000। एवरी ईयर उसका वैल्यू कॉन्स्टेंटली फॉल करेगा और 20 साल बाद वो जीरो हो जाएगा क्योंकि लीज का एग्रीमेंट कंप्लीटली पूरा हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। Obsolescence. Quite often due to new inventions and improved techniques, the old assets become obsolete. Day by day टेक्नोलॉजिकल एडवांसेसमेंट आता है, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के कारण अगर हमारा जो एसेट्स है वो पुराना हो जाएगा, वो ओल्ड हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसको हमको डिस्कार्ड कर देना होगा क्योंकि हम उसको फिजिकली यूज नहीं कर पाएंगे। तो ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एसेट्स का वैल्यू फॉल हो जाता है, पुराना एसेट्स यूजलेस हो जाता है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये भी एक कारण आ गया ऑब्सोलेंस। बाय एक्सीडेंट। समटाइम्स कोई मशीन डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक, फ्लड या ब्रेकडाउन बोल सकते हैं, व्हीकल डैमेज हो जाता है ड्यू टू एक्सीडेंट, तो उससे उसका वैल्यू फॉल हो जाता है, तो उसको भी डेप्रिसिएशन का कारण माना जाता है। डिप्लीशन। अगर आप माइंस में मिनरल्स जैसे जैसे निकालते जाओगे माइंस का वैल्यू फॉल होते जाएगा, इस बात को डिप्लीशन बोलते हैं। डिप्लीशन इज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ वेस्टिंग एसेट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको वेस्टिंग एसेट्स बोला जाता है, सच एज माइंस, ऑयल वेल्स, ड्यू टू देयर कांस्टेंट वर्किंग। ओके। बाय परमानेंट फॉल इन द मार्केट। फ्लक्चुएशंस के चलते मार्केट में परमानेंट फॉल हो जाता है, ठीक है, तो उस फॉल के चलते एसेट्स का वैल्यू डिक्रीज कर गया, उसको ही डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। यहाँ देखिए दो द फ्लक्चुएशंस इन द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर नॉट रिकॉर्डेड बिकॉज सच एसेट्स नॉट मींट फॉर रीसेल बट फॉर यूज इन द बिजनेस। समटाइम्स द फॉल इन द वैल्यू ऑफ सर्टेन फिक्स्ड एसेट इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन एज परमानेंट फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है, मार्केट में अगर वैल्यू फॉल करता है तो वो मेरे लिए डेप्रिसिएशन नहीं है, वो फ्लक्चुएशन को डेप्रिसिएशन नहीं मानते हैं क्योंकि एसेट्स मेरे लिए गुड्स नहीं है, उसको हम परमानेंट यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई परमानेंट फॉल हो जाए तो उसको हम लोग डेप्रिसिएशन मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फीचर्स एंड कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए नीड ऑफ डेप्रिसिएशन या पर्पस की तरफ चलते हैं। ये देखिए नीड, इंपॉर्टेंस या ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर एसर्टेनिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। डेप्रिसिएशन हम लोग का एक्सपेंस है, एसेट्स का वैल्यू फॉल किया है तो वो एक्सपेंस है, प्रॉफिट अर्न करने में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को चार्ज करना जरूरी है। डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट के डेबिट में चार्ज किया जाता है तो जिससे प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेक्ट हो सके, तो इसीलिए लिखा है फॉर एसर्टिंग द ट्रू प्रॉफिट और लॉस। द ट्रू प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस कैन बी एसर्टेन ओनली व्हेन ऑल कॉस्ट इनकर्ड फॉर द पर्पस अर्निंग रेवेन्यू हैव बीन डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। किसी भी बिजनेस का करेक्ट प्रॉफिट तभी निकल सकता है जब उस बिजनेस में जितना भी कॉस्ट इनकर्ड हुआ है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डाल दिया जाए।
As the assets are used for earning the revenue, depreciation is value of asset must be expense any other expense like wages, salary, rent. बोला गया है एसेट्स को यूज किए हैं रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, तो डिप्रिसिएशन को भी एक एक्सपेंस माना जाएगा, जैसे सैलरी, वेजेज, रेंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा होता है। इसलिए डिप्रिसिएशन को पीएल अकाउंट में चार्ज किया जाता है टू एस्certain द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ओके, फॉर शोइंग द ट्रू फेयर एंड फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न। बिजनेस का बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल पोजीशन तभी दिखाएगा जब उसमें आप जितना भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका ट्रू वैल्यू को आप शो करोगे। तो फिक्स्ड एसेट का वैल्यू अगर ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया जाए तो रॉन्ग है, क्योंकि यूज करने से उसमें डेप्रिसिएशन हुआ था, तो उसका वैल्यू को रिड्यूस करना जरूरी होता है। देखिए, इफ द डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज द एसेट्स विल बी सोल्ड इन द बैलेंस शीट एज द अमाउंट विच द एक्सेस इन ट्रू वैल्यू। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते तो हमारे फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू से ज़्यादा रहता है, तो एज सच बैलेंस शीट नॉट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगर ऐसा करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है, जिससे कि फिक्स्ड एसेट का वैल्यू फॉल करके दिखा दिया जाए और बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर फिनेंशियल पोजीशन डिस्क्लोज कर सके। ठीक है, टू ascertain द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। डेप्रिसिएशन अगर एक्सपेंस है, कॉस्ट है, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करेक्ट कैलकुलेशन नहीं हो पाएगा, अंडर वैल्यूड हो जाएगा। तो इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना जरूरी है, जिससे कि हम लोग अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को करेक्टली एसर्टेन कर सके। देखिए, एज डेप्रिसिएशन इज आल्सो एन आइटम ऑफ एक्सपेंस द करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड अनलेस इट आल्सो टेकन इनटू अकाउंट। सेल प्राइस चार्जेबल फ्रॉम द कस्टमर इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड हेंस if depreciation is not included in cost of production, the sale price will be fixed at lower rate and in turn the business reduce profit. डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, इसलिए डेप्रिसिएशन को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चार्ज करना जरूरी है। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को चार्ज नहीं कर सकते, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लो आएगा, सेल प्राइस लो हो जाएगा, तो बिजनेस का प्रॉफिट कम हो जाएगा। ओके, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स के लिए फंड प्रोवाइड करना। डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में लिख देते हैं तो उससे नेट प्रॉफिट कम हो जाता है, बट आउटफ्लो ऑफ कैश नहीं होता है। तो कोई भी एसेट्स उसका अपना एक लाइफ है, लाइफ पूरा होने के बाद रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो जो कैश पूरे लाइफ तक सेव किया गया था इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन, उसकी सहायता से एसेट्स को ईजिली हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ देखिए, depreciation though debited to PL account is not paid cash like other expense. Hence, the amount of depreciation retained in the business used for replacement of fixed asset after the life of the asset. Okay? To prevent distribution of profit out of capital. अगर हम लोग depreciation charge नहीं करते हैं तो profit out of capital हो जाएगा। देखिए, distribution of profit out of capital हो जाएगा। कैसे? If the depreciation is not charged, PL account में जो profit होगा वो excess होगा, और वो एक्सेस प्रॉफिट है जो विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर हो गया। तो इसका मतलब प्रॉफिट हम लोग कैपिटल से दे दिए, शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिए, तो प्रॉफिट कैपिटल से दे दिए, क्योंकि एक एक्सपेंस डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं किए थे तो प्रॉफिट ज़्यादा हुआ था। इसलिए डेप्रिसिएशन को चार्ज करना है, जिससे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल ना हो। ओके, पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो हम लोग का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, और ज़्यादा आएगा तो टैक्स ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स ज़्यादा हो गया। अदर ऑब्जेक्टिव्स में दिया है एम्प्लॉय को वेजेज, एम्प्लॉयज में डिमांड एंड इंक्रीज इन वेजेज एंड बोनस, इट में आल्सो रिजल्ट इन एक्स्ट्रा वैगन्स, इट में लीड टू इंक्रीज इन कंपटीशन इन द टाइप ऑफ बिजनेस। तो ये हो गया आपका कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, इनके साथ नीड इम्पॉर्टेंस। ठीक है, पहले हम आपको फीचर्स करा दिए, कॉजेज आ गया, अब आ गया नीड एंड इम्पॉर्टेंस। ओके, थोड़ा सा और है, फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो अगर एक बात करें तो कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसमें देखिए वर्ड है टोटल। कॉस्ट ऑफ एसेट्स करने का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जिस दाम में एसेट्स को हम लोग परचेज करते हैं उसको ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स बोलते हैं, प्लस उसमें ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूड कर देते हैं, जिससे कि वो एसेट्स ब्रिंगिंग द एसेट्स टू यूजेबल कंडीशन लाइक दैट फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग, अनलोडिंग, वेजेज, मटेरियल एटसेट्रा। तो कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट्स कहने का मतलब वो दाम जिसमें हम लोग एसेट्स को खरीदते हैं उसको बोलते हैं कॉस्ट।
और वहाँ से फैक्ट्री में ला के इंस्टॉल्ड करेंगे, यूज करने के लायक बनाएंगे, उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन। तो दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो ये हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स होगा। तो डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए अगर कोई पहला फैक्टर है जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन डिपेंड करता है तो वो है कॉस्ट एंड इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ एसेट्स, दैट इज आप बोल सकते हो टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। उसके बाद यूजफुल लाइफ, वो एसेट्स कितने नंबर ऑफ ईयर्स तक यूज किया जाएगा, उस लाइफ के हेल्प से ही डिप्रिसिएशन निकालते हैं। तो देखिए यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज एस्टिमेटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, तो उस यूजफुल लाइफ के हेल्प से डिप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, दैट मे बी 15 ईयर्स, 10 ईयर्स, 25 ईयर्स एटसेट्रा। स्क्रैप वैल्यू, लाइफ पूरा हो जाने के बाद उस एसेट्स का मार्केट में स्क्रैप के रूप में जो वैल्यू बचेगा उसको बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेल वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, इट इज आल्सो एज नोन एज रेसिडुअल वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू एटसेट्रा। एग्जाम्पल देखिए, 60,000 का एसेट है, 4,000 रुपया इंस्टॉलेशन, 1,000 रुपया फ्रेट, तो 65,000 हो गया। और लाइफ है 10 साल, और एंड के पीरियड के बाद उसका स्क्रैप वैल्यू 8,000 होगा। तो अगर हम लोग एसेट्स का डिप्रिसिएशन निकालते हैं तो कॉस्ट में आएगा 64 एंड 1 दैट इज 65, स्क्रैप वैल्यू बच जाएगा इसलिए माइनस 57, और 57 लाइफ है 10, तो एवरी ईयर उसका एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होना चाहिए 5,700। तो इसका मतलब एसेट्स का जो डिप्रिसिएशन है वो डिपेंड करता है कॉस्ट पे, इंस्टॉलेशन चार्ज पे, स्क्रैप वैल्यू पे, लाइफ ऑफ एसेट्स। बहुत सारे प्रॉब्लम में लाइफ ऑफ एसेट्स नहीं हो तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिप्रिसिएशन। रेट ऑफ डिप्रिसिएशन दिया रहेगा, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स अलग होता है और कंपनी एक्ट अलग होता है। तो इसका मतलब किसी भी एसेट्स पे रेट ऑफ डिप्रिसिएशन होता है, ये बात इनकम टैक्स एक्ट में भी बताया गया है और कंपनीज एक्ट में भी बताया गया है। ठीक है, तो ये हो गया फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। ठीक है, अब चलते हैं इसका अकाउंटिंग एंट्री की तरफ कि डिप्रिसिएशन टॉपिक में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। ठीक है, ये रख दिए आपके सामने अकाउंटिंग एंट्रीज। सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड एसेट्स परचेज करेंगे, मशीनरी हो, फर्नीचर हो, इक्विपमेंट हो। अगर एसेट्स खरीदते हैं तो मेरे पास एसेट्स आया, दैट इज फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, पैसा दिए तो टू कैश अकाउंट, चेक दिए तो टू बैंक अकाउंट, अगर क्रेडिट परचेज किए हैं तो टू सप्लायर अकाउंट। तो अगर हम लोग एसेट्स परचेज करते हैं तो अपना पहला एंट्री होगा फिक्स्ड एसेट, दैट इज जो एसेट्स खरीदेंगे उसका नाम, से प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, पैसा देंगे तो टू कैश, चेक देंगे तो टू बैंक, क्रेडिट खरीदेंगे तो टू सप्लायर। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला हो, आप टू कैश या टू बैंक यूज कर सकते हो। ओके, उसके बाद उस एसेट का इंस्टॉलेशन चार्ज होगा, फ्रेट, इंश्योरेंस, लोडिंग, अनलोडिंग से मटेरियल, वेजेज एटसेट्रा, जिससे कि एसेट्स को यूज के कंडीशन में लाया जा सके, तो उसको बोलते हैं इंस्टॉलेशन चार्जेज। तो वो फिक्स्ड एसेट का ही कॉस्ट माना जाता है, इसलिए जर्नल एंट्री फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ओके, तो हम चाहे तो दोनों एंट्री को एक साथ कर देंगे, दोनों प्लस करके एक ही एंट्री है, फिक्स्ड एसेट्स टू कैश या बैंक। अब हम लोग एसेट्स को यूज करेंगे पीरियोडिकली। अगर फर्स्ट ईयर में साल भर चला है तो एक साल का डिप्रिसिएशन निकालेंगे, अगर डेट दिया हुआ है तो डेट के हिसाब से मंथली डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। डिप्रिसिएशन मेरे लिए लॉस है, एक्सपेंस है, नॉन कैश एक्सपेंस है, बट एक्सपेंस तो है ही है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, और एसेट्स का दाम कम होगा इसलिए एसेट्स को क्रेडिट कर देंगे। तो जर्नल डिप्रिसिएशन चार्ज का हुआ, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ओके, अब डिप्रिसिएशन लॉस है, फाइनल अकाउंट बनाते वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उसके लिए हो गया ट्रांसफर ऑफ डिप्रिसिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। तो ये चार नॉर्मल एंट्री है, एसेट्स खरीदेंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज इनकर करेंगे, साल के लास्ट में डिप्रिसिएशन होगा और डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। 2-3 साल एसेट्स को यूज करने के बाद जब एसेट्स खराब हो जाता है, यूज के लायक नहीं रहता है, प्रॉब्लम्स आने लगता है,
तो बिजनेस आउट डिसीजन लेता है कि पुराना एसेट्स को बेच दिया जाए, उसके जगह पे नया एसेट्स खरीदा जाए। अगर एसेट्स को बेचेंगे तो प्रॉफिट या लॉस जरूर से जरूर होगा ही। तो ट्रांजेक्शन बढ़ा दिए, सेल ऑफ एसेट्स। जो एसेट्स खरीदे थे तो एंट्री था फिक्स्ड एसेट टू कैश, जब बेचेंगे तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। तो एसेट्स अगर बेचते हैं तो कैश या बैंक डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, और लॉस अगर होता है तो लॉस पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ओके, इन केस अगर प्रॉफिट हो गया तो पीएल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री वही हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर आप जर्नल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसमें ज़्यादा एंट्री नहीं है, 4 एंट्री तो फर्स्ट ईयर होना ही होना है। एसेट्स को खरीदेंगे, इंस्टॉलेशन चार्ज, डेप्रिसिएशन और ट्रांसफर, ठीक है। सेकंड थर्ड या नेक्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन होगा, ट्रांसफर होगा। अगर कोई एसेट्स परचेज करते हैं तो शुरू से फिर वापस एंट्री होने लगेगा। अब पुराना एसेट्स अगर बेचते हैं तो लास्ट वाला 3 एंट्री में से 2 एंट्री आने का पॉसिबिलिटी है। पहले एसेट्स को बेचेंगे तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट या लॉस होगा, 2 पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ओके, तो ये हो गया आपको इंट्रोडक्शन में डेप्रिसिएशन का मीनिंग, डिफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेस, नीड या पर्पस, फैक्टर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, और लास्ट में आपका अकाउंटिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये थ्योरेटिकल लेक्चर आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा डेप्रिसिएशन चैप्टर के लिए। अगले पार्ट में हम लोग डेप्रिसिएशन का मेथड को कवर करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।